हेलो दोस्तों। तो यह है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुण क्या करने इसके अभाज्य गुणनखंड। तो सरल करते हैं। सबसे पहला सवाल है 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला लिखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140 के, तो इस प्रकार से करेंगे हम। देखिए अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का भाग लगाएंगे और अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें केवल और केवल उन्हीं का भाग जाता है। तो 140 में देना है हमें। सबसे पहले हम देंगे 2 का, 2 साती 14 और 0 ऐसा का ऐसा ही। फिर से देंगे हम 2 का, 2 तिया 6, 6 तो हो गए लेकिन 7 तो 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का देखें तो 3 का उन्हीं में जाएगा जिनके अंकों के योग में 3 का जाए, तो उस संख्या में भी 3 का जाएगा। तो 3 का नहीं जा रहा है, किसका जाएगा 5 का, 5 7 35 और किसका जाएगा 7 का। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे 140 बराबर, देखिए 2 कितनी बार आया 1 2, तो हम लिखेंगे 2 की घात कितनी 2 इंटू 5 कितनी बार है तो 5 है 1 बार, इंटू 7 कितनी बार है 7 है 1 बार। तो यही क्या है हमारा आंसर। ये कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने थे तो 140 हमने 2 का लगाया, 70 आए, 70 में फिर 2 का लगाया, तो जैसे ही 2 का लगाया 35 मिले, 5 7 35 और 7 एकम 7। दो बार था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, 5 अकेला था अकेला और 7 अकेला। यह है प्रश्नावली 1.2 का पहले का दूसरा सवाल। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और सवाल है 156। तो दूसरा करते हैं, पहले का दूसरा 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 156 के। सबसे पहले 2 का देंगे, तो 2 साती 14, 1 बच गया, 2 आठी 16। फिर से 2 का दें, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नाम 18। अब किसका दें 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो ये देखिए सबसे पहले हमने किसका दिया 2 का, तो 2 साती 14, 7 बार गए, 1 बच गया तो 16 हो गए, 2 आठी 16। फिर 2 तिया 6, 1 बच गया, 8 और 8 मिलके कितना हो गया 18, 2 नाम 18। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 में केवल किसका जाता है 13 का। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे लिखें तो 156 बराबर हम लिखेंगे 2। देखिए 2 के ऊपर कितनी घात लग जाए, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 इंटू फिर क्या आएगा 3 इंटू क्या आएगा 13। यही क्या है हमारा आंसर। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले का तीसरा सवाल। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और किसका करना है 3825 का। तो करते हैं इसे, लाइन लिखेंगे पहले का तीसरा 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर। तो लिखते हैं इसे। देखिए सबसे पहले 2 का देके देखेंगे, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। 3 का देखे देखें तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 8 15, 16 17 18। 18 में 3 का भाग जाता है इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच गए 22 हो गए, तीनों सातों देखिए तीनों सातों 21, यहाँ 1 बच गया, तीनों पंजों 15। फिर से देखे देखे किसका जाएगा 5 7 और 5 12, 13 14 15। फिर से 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 बच गया, तीनों पंजों 15। अब अगर इसमें देखें हम
तो 3 का देखे देखें तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 3 का नहीं जा रहा, अब किसका जाएगा? 5 का। 5 और 8 40, 2 बज गए पचम, देखिए 5 और 8 40, 2 बज गए पचम 25, और अब फिर से किसका दें? 5 का। 5 एकम 5, और कितने बज गए? 3, 3 5 में मिलके 35 हो गए, तो 5 7 35, अब किसका जाएगा? 17 का। तो 17 एकम 17, तो हम 3825 को क्या लिख सकते हैं? देखिए कि 3 कितनी बार आया? 2 बार, इंटू 5 कितनी बार आया? 2 बार, और 17 कितनी बार आया? 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। यही क्या है? हमारा आंसर। देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहले का, यह है पांचवा वाला सवाल, सॉरी चौथा सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और सवाल है 5005। करते हैं इसे। पहले का चौथा सवाल लिखते हैं यहाँ पे। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। 5005, तो सबसे पहले अगर इसमें देख के देखें ना, तो 3 का तो नहीं जा रहा है, किसका जाएगा? 5 का। तो 5 एकम 5, 0 0, और फिर से 5 एकम 5। अब इसमें देख के देखें हम, देखिए 7 5 के बाद 6 का नहीं देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 और 11, तो 2 और 3 का तो गया ही नहीं, 5 का गया, अब नंबर आता है 7 का। तो देखिए 7 एकम 7, 3 बच जाएंगे, 7 की 7 चौक 28, देखिए 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 की 7 चौक 28, 2 बज गए, और फिर 2 बज गए तो 21 हो गए, 7 7 7 14, 7 तिया 21। अब देखिए इसमें किसका जा रहा है? तो 7 का नहीं जा रहा है, 7 के बाद नंबर आता है किसका? 11 का। तो 11 एकम 11, 3 बज गए, और 11 तिया 33, और अब किसका जाएगा? 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में इसे लिखें तो 5005 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए किसी का दोहरान नहीं हुआ गुणनखंड में, इसलिए हमने केवल इनको इसी रूप में लिखा, इनके ऊपर घाते नहीं लगाई। तो यही क्या है? हमारा आंसर। देखिए यह है 1.2 के पहले का पांचवा सवाल, 7229 के इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं। सवाल है 7429, पहले का पांचवा, 7429 को के अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7429, सबसे पहले अगर इसमें देखें ना, तो 2 का नहीं जा रहा है, और इन सबको जोड़ के देख लें, 4 सॉरी 9 10 11 4 15 7 22, तो इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 22 में जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है। तो अभी इसमें हम देंगे 7 का, तो 7 का 9 का, सॉरी 9 का देना ही नहीं, 7 का 11 का 13 का, इसमें केवल जाएगा किसका? 17 का। तो 17 का देते हैं, यहाँ देख लेते हैं, 7 4 2 9, इसमें हम देंगे 17 का। 17 में 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6 ऊपर से उतारे 2, 17 34, 17 थी 51, तो 17 थी 51, यहाँ कितने बचे? 1, यहाँ कितना बचा? 1, और यहाँ 9, 17 छक्के 102, 17 साते 119, तो बोलो कितनी बार गया? कितनी बार गया? 437 बार, किसका? 17 का। अब वापस से देना है हमें, तो 17 के बाद इसमें किसका जाएगा? तो 17 का तो जा नहीं रहा है इसमें, 17 का नहीं जा रहा है, तो 17 के बाद 18 का नहीं देना है, 19 का देके देखते हैं। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 के बाद कितने बचेंगे? तो 19 का देके देखते हैं। देखिए 19 से कम 19 दूना 38, कितने बच रहे हैं यहाँ? 38 के बाद 39, 40 और 3, ये 5 बच रहे हैं, और ये
तो 57 आते हैं क्या 19 के पहाड़े में? 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 ती 57 आते हैं। और फिर किसका दें? 23 का। तो 23 एकम 23, तो 7429 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही क्या है हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यह है 1.2 का दूसरा सवाल। तो 26 और 91, तो इसका सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, फिर एचसीएफ, और दोनों को गुणा करके बराबर करके देखेंगे। तो देखते हैं 26 और 91। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्ती के लिए यानी कि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को क्या निकालेंगे? 7 निकालेंगे। तो ये रहा 26 और ये रहा 91। दो का दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 में नहीं जाता है। अब 3 का भाग दे के देखें तो 3 का जा नहीं रहा है इसमें। 3 के बाद किसका दें? 5 का। तो 5 का भी दोनों में नहीं जा रहा है। फिर नंबर आता है किसका? 7 का। तो 13 में तो नहीं जा रहा है। 7 एकम 7, कितने बच गए? 2, और पीछे लगा हुआ 1, तो 7 तिया 21, और अब किसका जा रहा है? 13 का। 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो लघुत्तम जैसे ही हमने निकाला तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 दूनी 14, 14 का गुणा करना है 13 से। 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 1 चौक 4 और 1 एकम 1, तो 2, 4 और 4 8, 182। तो बोलो एलसीएम कितना आया हमारे पास? 182। एलसीएम आ गया 182। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्त्य, इसको बोलेंगे एचसीएफ के लिए। देखिए महत्तम लघुत्तम तो हमने 7 निकाला, महत्तम जो हम निकालेंगे वो अलग अलग निकालेंगे। यानी हमें 26 का अलग निकालना है, 26 के अभाज्य गुणनखंड अलग करने हैं, और 91 के अलग। 26 के हमें पता है 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 एकम 13। 91 के तो किसमें किसका जाएगा? 7 का। 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 13 एकम 13। देखिए हमें इसका लिखना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का मतलब वही संख्या लेनी है इन दोनों में से जो दोनों में मौजूद हो। जो दोनों में मौजूद होगी वही संख्या हमारा क्या कहलाएगी? एचसीएफ। अगर देखें तो इसके पास 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, और इसके पास 7 है लेकिन यहाँ क्या नहीं है? 7। दोनों में उभयनिष्ठ देखना है, तो दोनों में उभयनिष्ठ देखें तो 13 इसके पास है और 13 इसके पास है। तो बोलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा? 13, जो दोनों के पास है। तो वही क्या होगा हमारा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया हमारा? 13। अब वो कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच भी कर लेते हैं। जांच क्या करनी है हमें? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। मतलब इन दोनों संख्याओं, ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों को अगर गुणा कर दें और लघुत्तम और महत्तम को अगर गुणा कर दें तो एक जैसा उत्तर आना चाहिए। तो कर लेते हैं। एक तो है 26 इंटू 91, दोनों संख्याएं हैं 26 और 91। एच सी एफ कितना आया हमारा? 13, और एलसीएम कितना आया हमारा? 182। गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 26 को 91 से कर लेते हैं। 6 एकम 6, 9 पंचे 45, 9 छंग 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2। तो कितना आया? 2366। 6 एकम 6, 9 पंचे 45, 9 छंग 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 6 6 13 की 3 हासिल 1, कितना आया? 2 3 6 और 6। इधर भी कर लेते हैं 182 को किससे? 13 से। 3 दूना 6 की, 8 16 24 की, 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए? 5, 1 दुआ 2, 1 आठे 8 और 1 एकम 1, 6 4 और 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2। तो इधर भी कितना है? 23, 2366। देखिए हमने जो जांच करी उसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल एक ही है। अतः ये हमारा आंसर सही है, और ये क्या है? आंसर। उत्तर जांच हमने कंप्लीट कर ली। देखिए
रिपीट कर लेते हैं सब। लघुत्तम जो निकालना है वो दोनों को साथ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, महत्तम में दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो दोनों में कॉमन है उसे लिखेंगे और दोनों को गुणा करके और इधर लघुत्तम और महत्तम को गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएंगे तो हमारा उत्तर सही है। स्टूडेंट, यह है प्रश्नावली 1.2 के दूसरे का दूसरा सवाल। 510 और 92 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है। तो एचसीएफ एलसीएम का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो करते हैं 510 और 92 वाला सवाल। दूसरा सवाल 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो सवाल है हमारे पास 510 और 92। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात करने पर सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम इन दोनों को जब एक साथ ज्ञात करेंगे, तो एक साथ जब ज्ञात करेंगे तो लघुत्तम निकलेगा 510 और 92। सबसे पहले 2 का दें, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 हो गया ये। इसके बाद 1 बच रहा है, वापस से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 बच रहा है, 2 छंग 12। फिर से किसका दें, 2 का देते हैं। 255 में तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब किसका दें इसमें, तो 5 मान 10 2 12, किसका जा रहा है, 3 का। 3 7 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 8 बार गया और तीनों पंजो 15 और 23 ऐसा का ऐसा ही। अब 85 में हमें देना है, तो 85 में हमें भाग लगाना है। फिर से हम देखें 3 का देखें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेंगे और ये हो जाएंगे 25। तो नहीं जा रहा है 3 का। 3 के बाद हम 5 का देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 7 35 और इसमें नहीं जा रहा है। तो अब किसका जाएगा, अब जाएगा 17 एकम 17 और फिर किसका जाएगा 23 का, तो 23 एकम 23। तो ये जो हमें मिले हैं ये तो मिले हैं लघुत्तम। इन सबको गुणा कर लेते हैं। अतः एल सी एम बराबर हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 एम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 पंजो 60। 60 का गुणा करना है 17 से, 17 पंजे 85, 17 छके 102 और 0 ऐसी की ऐसी 1020। और इसका फिर कर देते हैं किससे, 23 से। तो 23 से करते हैं 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 और कितना बचा 2, 23,460। तो इनका लघुत्तम कितना है, 23,460। 23,460। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो 510 महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF ज्ञात करने पर, HCF हम ज्ञात कर रहे हैं, अब तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग निकाल लेते हैं। एक बार आएगा 510 और एक बार आएगा क्या हमारे पास 92। इसमें 2 का दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर से किसका लगाएं इसमें, तो इसमें जा रहा है 5 5 10 2 12, 3 का जा रहा है, 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24 और 3 पंजो 15। अब किसका जा रहा है 5 का, 5 एकम 5, 5 7 35 और 7 एकम 7। 92 में 2 का दें, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 में किसका जाता है, बस 23 का। तो अब मिला लेते हैं इन दोनों में कॉमन कौन है। इसमें देखें तो इसके पास क्या है 2 और इसके पास भी क्या है 2। HCF का मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो HCF बराबर, तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एक तो क्या हो गया 2। अब देखें इसके पास 3 है तो यहाँ नहीं है, इसके पास 5 है तो यहाँ नहीं है और इसके पास 17 है तो यहाँ नहीं है। मतलब और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा,
कौन होगा? 2। ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है वो हमारी क्या होगी? उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उसे हम बोलेंगे HCF। तो इसका HCF कितना आया? 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जांच करनी है, और जांच किसकी करनी है? कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करो। तो दोनों संख्या है हमारे पास 510 और 92, और HCF कितना आया? 2, और LCM कितना आया था? 23460। ये रहा हमारे पास जो LCM आया था। अब गुणा कर देते हैं 510 को 92 में से। 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 9 98 97 36, 9 पंजे 45। तो 0 2 और 9 ऐसे के ऐसे ही, 5 और 1 6, और ये कितना है? 4। तो ये आया हमारे पास 46920। सॉरी, 510 और 92 को किया हमने तो कितना आया? 46920। और 23460 को भी कर लेते हैं। 23460 को किससे करना है? 2 से। 2 चंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो सॉरी, 2 दूनी 4, ये भी कितना है? 46920। तो देखिए हमने जो जांच करी वो भी 46920, ये भी 46920। तो यही हमारा क्या है? आंसर। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला तो दोनों का साथ, महत्तम निकाला तो दोनों का अलग अलग, और जांच करी तो एचसीएम और एलसीएम को गुणा जो आया वो कहो इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये देखिए, यह है 1.2, और 1.2 के दूसरे का हम कर रहे हैं तीसरा सवाल। 336 और 54, इन दोनों का हमें एक बार तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और दोनों का गुणा करना है। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के योग के बराबर आना चाहिए। यानी 336 और 54 को गुणा करें तब एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर सही होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल, सवाल है 336 और 54। सबसे पहले हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM ज्ञात करने पर। सबसे पहले LCM ज्ञात करते हैं तो 336 और 54 का हम जब एक साथ ज्ञात करते हैं तब तो क्या निकलता है? LCM। तो 2 का लगाते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 आटी 16, 2 दूनी 4, 2 साती 14। फिर से 2 का जा रहा है, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 27 में जा रहा है। फिर से 2 का दें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 ऐसा का ऐसे ही। फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 ऐसे के ऐसे ही। 3 का, तीनों सातों 21, 3 नाम 27। किसका जा रहा है? 3 का, तो 3 तिया 9। फिर किसका जा रहा है? 3 का, तो 3 एकम 3, और फिर किसका जाएगा? 7 एकम 7। तो ये तो मिल गया हमें LCM। कितना मिला? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 32 16 48, 48 का फिर करना है हमें 3 से। 8 मान 16 38 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14, 144। फिर इसका करना है 3 से। 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। और इसका करना है 7 से। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 7 21, और एक 22 का 2 हासिल के लगे 2, 7 की 7 28 और 29 30। बोलिए एलसीएम कितना आया? 3024। ये तो आया हमारा LCM। अब हम याद करेंगे इसका HCF यानी महत्तम समापवर्ती। तो अब टॉपिक डालते हैं, महत्तम समापवर्त्य HCF ज्ञात करने पर। तो अगर अलग अलग ज्ञात करेंगे तो हमें HCF मिल जाएगा। तो अलग अलग किस किस का? 336 का और 21 का, 54 का। 2 का दें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आठी 16, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तीनों सातों 21, और 7 एका 7। 54 में दें, 2 दूनी 4, 2 साती 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम
3। देखिए अब इसका लिखना है हमें HCF। तो HCF में मैंने बताया कि जो भी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो दोनों में आएगा वो, तो दोनों में देखें तो इसके पास 2 है, इसके पास भी क्या है 2, तो एक तो क्या हो गया 2। अब इसके बाद नंबर आता है 2 का, तो 2 हमने पहले ही ले लिया, इसमें और कोई भी 2 मौजूद नहीं है तो 2 अब नहीं देखेंगे हम। अब नंबर आता है किसका 3 का, 3 इसके पास है तो इनमें से कोई सा भी 3 ले लें, तो एक कौन हो गया 3। और देखें कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, और कोई भी दोनों में मौजूद नहीं हो रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें केवल एक ही 2 है, बाकी के 2 हम नहीं लेंगे, तो 2 तिया 6। अब हमें जांच करनी है, जांच में हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 336 इंटू 54, और LCM आया था हमारा, बोलिए LCM कितना आया था 3024। तो 3000 HCF लिखेंगे पहले, तो HCF 6 और 3024 कर लेते हैं गुणा। तो 336 को 54 से करते हैं, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 के 4, हंसी लगे 2, 4 4 3 12, 13 14 की 4, हासिल 1, 4 4 4 3 12 और 1 13, 5 छंग 30 की 0, हासिल के लगे 3, 5 3 15, 16 17 18 के 8, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 2 10 11 का 1, हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 1 18 144। तो हमने इधर वालों को गुणा किया तो 18 144, इनको भी कर देते हैं, तो 3024 इसे गुणा कर देते हैं किससे 6 से, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 के 4, हासिल 1, 1 ऐसा का ऐसा ही, 6 12 6 3 18, ये भी कितना है 18 144। यानी कि हमने जो LCM ज्ञात किया वो कितना है 3024, HCF कितना आया 6, और जब हमने दोनों संख्याओं को गुणा किया और HCF LCM को गुणा किया तब LHS और RHS दोनों क्या आई बराबर, दोनों बराबर होने के कारण यही हमारा क्या है आंसर। देखिए एक बार देख लेते हैं, यह है दूसरे का तीसरा, 336 54 का सबसे पहले हमने LCM, दोनों संख्याओं का साथ ज्ञात करेंगे तो LCM निकलेगा, अलग अलग ज्ञात करेंगे और उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो HCF निकलेगा। दोनों का गुणा, HCF और LCM का गुणा तो बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने हैं और LCM, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है हमें। पहला सवाल लेते हैं, तीसरे का पहला 12 15 21 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 12 15 और 21। करते हैं इसे, सबसे पहले हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM ज्ञात करने पर। LCM हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और LCM ज्ञात करते हैं, तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लो, 12 15 21, 2 का दें, 2 छंग 12, 15 में नहीं जाता है और 21 में नहीं जाता है, 2 तिया 6, 15 में और 21 में नहीं जाता है, 3 एकम 3, तीनों पंजो 15, तीनों सातों 21, अब जाएगा 5 का और फिर जाएगा किसका 7 का, तो ये तो निकल गया हमारे पास LCM। तो LCM गुणा कर लो इनको, 2 दूनी 4, 4 4 4 4 3 12, 12 पंजो 60, और 60 का गुणा करना है 7 से, तो 6 7 42 यानी कि 420। तो ये तो क्या है हमारे पास लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM। अब ज्ञात करना है हमें HCF, तो लिख लेते हैं यहाँ महत्तम समापवर्ती HCF ज्ञात करने पर। तो HCF जब हम ज्ञात करेंगे तो तीनों का हमें निकालना पड़ेगा अलग अलग। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का, फिर हम निकालेंगे 15 का, और फिर हम निकालेंगे 21 का। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसमें देखते हैं तो तीनों पंजो 15, 5 एकम 5,
तीनों 7 तो 21 और 7 एकम 7। हमें लिखना है HCF। तीनों में उभयनिष्ठ देखें तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है, बाकी और दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 3 3 तीनों के पास है तो क्या हो जाएगा, केवल 3। और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। लघुत्तम कितना निकला हमारे पास, LCM बराबर 420 और महत्तम कितना निकला हमारे पास 3। यही हमारा क्या है, आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। यह है प्रश्नावली 1.2 और 1.2 के तीसरे का सवाल है 2। सवाल नंबर 2, HCF और LCM हमें ज्ञात करना है किसका, 17, 23 और 29 का। तो करते हैं तीसरे का दूसरा। 17, 23 और 29। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लघुत्तम। सॉल्यूशन करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM ज्ञात करने पर। LCM ज्ञात करेंगे हम तो सबसे पहले देखिए 17, 23 और 29। देखिए ये संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। तो 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का और 29 में 29 का। तो सबसे पहले 17 का, 23, 17 एकम 17, 23 और 29 ऐसे कैसे, फिर जाएगा 23 का और फिर 29 का, तो 29 एकम 29। ठीक है, तो अब लिखना है हमें LCM। तो LCM लिखेंगे हम इनको गुणा करके। तो सबसे पहले 23 को 17 से गुणा कर लेते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15, 16। 1 तिया 3 और 1 दुआ 2, 1 6 7 8 9 और 391। तो 391 को गुणा करना है फिर 29 से। 9 एकम 9, 90 90 81 का 1 और हासिल के लगे 8, 9 9 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35। इंटू 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। क्या आया हमारे पास, एलसीएम कितना आया, 11 339। इन आगे वाली सारी संख्याओं को गुणा किया हमने। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें, इन सबको इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ज्ञात करेंगे हम HCF। तो HCF निकालेंगे, लाइन लिखेंगे महत्तम। देखिए ये कैलकुलेशन आप पीछे वाले पेज में कर सकते हैं। पीछे जो रब कार्य के लिए जो पेज देके रखता है, मैं साथ साथ में बताता चलूंगा, ये आपको प्रश्न में नहीं लिखना है। अब लिखेंगे महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने पर। इसको बोला जाता है HCF। तो अब HCF निकाले हम, तो किस किस का निकालना है हमें, 17 का, 23 का और 29 का। तो 17 में किसका जाएगा, 17 एकम 17। 23 में किसका जाएगा, 23 एकम 23 और 29 में किसका जाएगा, 29 एकम 29। हमें निकालना है HCF। तो अब एक चीज देखें, तो इन इसमें इसमें और इसमें तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन कौन सी संख्या कॉमन है, तो ये देखिए ध्यान से, एक में एक का यहाँ पे भी जा रहा है, एक में एक का यहाँ पे भी और एक में एक का यहाँ पे भी भाग जा रहा है। तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब कौन है, एक। तो एलसीएम आया 11 339 और HCF आया 1, और यही क्या है, आंसर। ये है हमारा। देखिए 1.2 के तीसरे का तीसरा सवाल करते हैं। 8 9 और 25, इसका HCF और LCM निकालना है। तो सीधा है ये, तो तीसरा 8 9 और 25। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा 8 9 और 25। सबसे पहले लाइन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको बोलेंगे LCM ज्ञात करने पर। LCM ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो LCM निकालना, सबका साथ निकाल दो तो LCM निकल जाता है 8 9 25। 2 का दें, 2 चौका 8, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 एकम 2, फिर 9 और फिर 25। फिर 3 तिया 9 और 25। फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3 और 25। फिर पचम 25 और फिर किसका जाएगा, 5 का। तो 5 एकम
5। तो ये हमारे पास जो मिला है ये क्या आया है, LCM। अगर इनको गुणा के रूप में लिखो तो ठीक, और यही गुणा कर दो तो और ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 8 3 24। फिर 24 को गुणा करना है हमें इन नीचे वाली संख्याओं से, तो 55 25 और 25 दूना 50, 25 3 75। तो 75 को गुणा करना है 24 से। 75 को किससे करना है, 24 से। 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28 29 30। 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15। तो 0 0 8 1। बोलो एलसीएम कितना आया, 1800। इसका एलसीएम हमारे पास आया 1800। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो वही टॉपिक डालते हैं, महत्तम समापवर्त्य यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने पर। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ अलग अलग निकाल लो सब। 8 का अलग निकाल लो, 9 का अलग निकाल लो, 25 का अलग निकाल लो। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 5 25 और 5 एकम 5। देखिए इसमें 2 2 आ रहे हैं, इसमें 3 3 आ रहे हैं, इसमें 5 5 आ रहे हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है ना, तो इसमें 2 2 है, इसमें 3 3, इसमें 5 5। तीनों में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मैच खा रहा है। अगर 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, जो नहीं है इसमें भी होना चाहिए, जो नहीं है। यानी कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी शेष क्या बच रहा है, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी 1 का तो सब में जा ही रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इस सवाल में हमें एलसीएम मिला 1800 और एचसीएफ कितना मिला, एचसीएफ मिला 1। और यही क्या है हमारा आंसर। अब देखते हैं, यह है प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का सवाल नंबर 4। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम, इन्हीं संख्या का ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है, बस वो सूत्र लगाना है हमें, ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम। संख्या है 306 और 657। सबसे पहले तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। दिया है, क्या क्या दिया है हमें, एचसीएफ ऑफ किसका, 306 और 657 का कितना दिया, 9। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना एलसीएम। तो अब देखिए ध्यान से, सूत्र होता है एक दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। तो 306 इंटू 657। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ 306 और 657 कितना दे रखा है, 9। तो एचसीएफ के स्थान पे कितना रख दिया, 9। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। 9 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 306 इंटू 657, इसमें किसका भाग लग जाएगा, 9 का। और इधर कौन बच जाएगा, एलसीएम। काट देते हैं, 9 18 9 3 27, 3 बचे और 27 9 चौक 3 बचे, 36 हो गए, 9 चौक 36। यानी 657 को 34 से गुणा करना है। कर देते हैं, 4 7 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 21 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 25 26, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 15 16 17 की 7 हासिल 1, 3 15 3 छंग 18 और 1 19। तो 8 2 और 1 3, 6 12 13 का 3 हासिल 1, 9 10 12 की 2 हासिल 1 और 1 और 1 कितना आया, 2। तो 22 338। तो एल सी एम बराबर, इन दोनों को गुणा किया तो आया हमारे पास 22 338। और ये क्या है हमारा आंसर। देखिए छोटा सा सवाल था, एचसीएफ उसने दे रखा था, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और ये सूत्र हमने लगा दिया, दोनों को गुणा किया। देखिए गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 9 इधर से आके इसको काट देगा, बस हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना था, 34 और 657 को, जो आया 22 338। अब देखते हैं सवाल नंबर 5।
जांच की, देखिए ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि कोई भी संख्या है, उसका जब हम जो भी पावर करें तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं, इसको सरल करते हैं। जांच करनी है हमें, मतलब सिद्ध करना है। और प्राकृत संख्या कौन सी है? n। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन और दिया है। क्या दिया है उसने, किसकी बात कर रहा है वो? n कोई प्राकृत संख्या है। n कोई प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या है तो किसके बारे में बोल रहा है? 6n के बारे में। तो हम 6n को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, ये इस प्रकार से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 6 के ऊपर घात है तो ये 6 को हमने तोड़ दिया तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगी? n घात। अब देखिए किन उन्हीं संख्याओं के पीछे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उन्हीं संख्याओं का अंत 0 पर होता है जिनके गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद हो। देखिए 2 और 5 का मतलब ये होता है क्योंकि 2 और 5 आपस में गुणा के 2 पंजे कितने हो जाते हैं? 10। और 10 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 10 का हमने गुणा किया 12 से, तो अंतिम अंक क्या है? 120। तो आखिरी किस पे खत्म हो रहा है? ये 0 पे। तो हमारे भी यहाँ 2 और 5 होना चाहिए। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ कौन आ रहा है? 3। जबकि होना क्या चाहिए था? 5। तो हम इसमें लिखेंगे, हम संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 गुणनखंड मौजूद नहीं है। और 2 और 5 मौजूद नहीं है, जो कि संख्या के 0 पर खत्म होने के लिए आवश्यक है। अगर 2 और 5 होता तो 2 पंजे 10 हो जाता और ये संख्या किस पे खत्म हो जाती? 0 पे। अब 2 और 5 है ही नहीं, गुणनखंड में मौजूद नहीं है, तो 0 पर खत्म होने के लिए आवश्यक ही कौन है? 2 और 5। अतः यह संख्या 0 पर खत्म नहीं होगी। देखिए ये एक्स्ट्रा है ना, ये आपके याद रखने के लिए कि 0 पर वही संख्या खत्म होगी जिसमें 2 और 5 आएंगे। 2 और 5 कैसे? 2 पंजे 10, और 10 का किसी से भी कर दो तो संख्या किस पे खत्म होती है? 0 पे। इसलिए 2 और 5 होना जरूरी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का सवाल नंबर है 6। व्याख्या कीजिए कि यह संख्या और यह संख्या कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? देखिए कौन सी सिद्ध करनी है? भाज्य संख्या है। अब देखिए सबसे पहले भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है, पहले इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में ये कहते हैं कि अभाज्य संख्या केवल और केवल उसी संख्या का भाग जाता है, यानी केवल इसमें कितने गुणनखंड होते हैं? एक गुणनखंड। जैसे मैंने लिया 2 तो 2 में केवल किसका जाएगा? 2 का। मैंने लिया 3, 3 में किसका जाएगा? 3 का। मैंने लिया 5 तो 5 में 5 का। मैंने लिया 7 तो 7 में किसका? 7 का। तो वही संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सॉरी एक गुणनखंड हो, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं। एक संख्या होती है भाज्य संख्या, जैसे मैंने लिखा 10। 10 को दें तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। देखिए कितने गुणनखंड हो गए? 2। और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वे संख्याएं
जिनमें दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। दो या दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी, और अगर केवल और केवल एक होगा तो वो कैसी कहलाएगी? अभाज्य। तो इसमें हम पहली संख्या देखते हैं, दिया है और पहली संख्या है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13, और प्लस में क्या आ रहा है? 13। तो इसमें देखिए ये प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इस आगे वाले में से और इस पीछे वाले में से कौन कॉमन आ रहा है? 13। तो यहाँ कौन बचा? 7 इंटू 11, बीच में कौन सा? प्लस 13 तो निकल ही गया, यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचा? 1। अब देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या देखें तो दूसरी संख्या है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस का क्या है? 5। अगर इनमें से दोनों में से कॉमन लेना हम तो देखिए प्लस इनको अलग कर रहा है, और 5 इसके पास है और 5 इसके पास भी, तो कौन कॉमन आ गया? 5। 5 आ गया तो यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 तो आ ही गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस का ये क्या बच जाएगा? 1। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए अगर केवल एक गुणनखंड होता तो ये संख्या कैसी होती? अभाज्य। अब यहाँ दो या दो से अधिक गुणनखंड, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? 13, इसमें क्या आ रहा है? 5। तो दोनों अलग अलग गुणनखंड है, और अलग अलग गुणनखंड होने के कारण ये संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं में दो गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए दो गुणनखंड होने के कारण ये कौन सी संख्या है? भाज्य गुणनखंड है। और अगर अकेला होता तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 मिलता तो हम कह देते ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये छठा वाला सवाल। देखिए यह प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का सवाल नंबर है 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ यानी कि इस प्रकार का एक पथ है। क्या गिरा है वो आगे पढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मीटर लगते हैं। माना सोनिया यहां से चल रही है एस, और सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट इस पूरा चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि भी इसी स्थान पर से चलेगा, और रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलें। देखिए इसी स्थान से चलेंगे दोनों, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि इस दिशा में चले इस प्रकार। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इस स्थान पर कितने समय के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो एक 18 मिनट में तय करता है, एक 12 मिनट में। तो दोनों का हमें ऐसा टाइम बताना है जब ये दोनों चलकर वापस कहाँ पहुंच जाए? इस वाले बिंदु पे। यानी इन दोनों का हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले दिया था उसने कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया कितना समय लेती है? 18 मिनट। और रवि द्वारा लिया गया समय, और रवि कितना समय लेता है? 12 मिनट। और दोनों का हमें ज्ञात क्या करना है? कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं दोनों का, 18 का और 12 का। तो दो का दें, 2 नाम 18, 2 छंग 12। फिर से दें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 तरी 9, 9 एकम 9 18, 9 त्री 27। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में 4 त्री 12, 12 में 12, 24, 12 तिया 36। तो
एलसीएम कितना आया इनका, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 4 4 3, 12, 12 12 पंची 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों आपस में कहाँ पे आके मिल जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर। कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। यही हमारा क्या है, आंसर।